देखिए बेटा इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। देखिए एक्चुअली में हमारे पास अगर हमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी पता करनी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, हमें किसी ऑर्बिटल की एनर्जी पता करनी है तो n+l रूल हमारी हेल्प करता है। n+l रूल हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, तो रूल में यह है कि मोर द वैल्यू ऑफ n+l more will be the energy of orbitals। यानी n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उतनी ज्यादा ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। n के बारे में आपको पता ही है कि n क्या है, n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, या सब शेल्स भी बोलते हैं, और जो आपका l क्या है वो सब शेल्स हैं, या इन्हें एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो n क्या है, आपकी शेल्स हैं, और आपकी l क्या है, सब शेल्स हैं। अब यहाँ पर क्या बताया कि n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी होगी ऑर्बिटल की ज्यादा। अब देखिए n+l को निकालने के लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ कि जैसे 1s है और मान लो कि मैंने 2s लिया। अब मुझे पता करना है कि n+l की वैल्यू किस में ज्यादा है, तो ये पहले 1 लिखा है ना, ये n है, ये क्या है, n है, और जो ये s है ये हमें l के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो n कितना है, n+l रूल अगर मुझे यहाँ पर लगाना पड़े तो n कितना है 1, और प्लस s के लिए l कितना होता है 0, ये बात पता है। तो यहाँ पर जो n+l की वैल्यू आई वही 1। अगर मैं इसके लिए आऊँ 2s के लिए तो ये मेरा n है 2, और s के लिए l की वैल्यू होते है 0, तो ये आया 2। तो यहाँ पर वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू ही मोर वैल्यू, और ये वैल्यू ही लेस वैल्यू। तो मोर वैल्यू मतलब हमने 1s और 2s में ये पता कर लिया कि किसमें n+l की वैल्यू ज्यादा है। तो 2s वैल्यू, जो 2s ऑर्बिटल है हमारा, उसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, मोर एनर्जी, और जो बेटा हमारा 1s है उसकी कंपैरेटिवली एनर्जी लेस हो जाएगी, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ पर है, बस उसी की वैल्यू है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन फीड करना है, इफ वी वांट टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स will first come in low energy orbitals। यानी अगर हमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां पर उन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम या ज्यादा का पता किससे चलेगा, n+l रूल की हेल्प से हमें पता चलेगा। आई होप ये बात आपको काफी हद तक क्लियर होगी। देखिए बेटा, अब आते हैं अबव प्रिंसिपल पे। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले वो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में आएंगे और फिर वो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में आएंगे, और लोअर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स का हमें किससे पता चलेगा, n+l रूल से पता चलेगा। तो जो ये अबव प्रिंसिपल है, एक्चुअली में इसमें क्या करा गया है कि जितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे, उसे एनर्जी की सीक्वेंस में अरेंज कर लिया। अबव प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई करेंगे, और जैसे ही लो एनर्जी के ऑर्बिटल भर जाएंगे फिर हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। यही हमारा क्या है बेटा, अबव प्रिंसिपल है। तो कभी कभी एग्जाम के अंदर एक आधे नंबर में अबव प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, बुक में जो डेफिनेशन होती है आप उसे लिख सकते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट, ध्यान रखना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। In the ground state of an atom, the electrons are added progressively
to the various orbitals in increasing order of energies starting from the orbital of lowest energy। तो जैसा कि मैं आपको स्टेटमेंट में बता रहा था, बिल्कुल वही हमने डेफिनेशन लिख दी है। ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अब एक्चुअली में अफबाउ ने क्या किया कि n+l रूल की हेल्प से सारे के सारे ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दिया एनर्जी की बढ़ती सीक्वेंस में। तो जो ये 1s है ऊपर, ये लोवेस्ट एनर्जी का है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, और जो नीचे जा रहा है 7p तक, ये आपके हैं ये मैक्सिमम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसे बनाना भी सिखाता हूँ पहले, और फिर कैसे इससे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं ये भी सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो हमने बुक से कट पेस्ट कर रखा है। अब इसे याद कैसे करें, इसे याद करना बहुत जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वैसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप क्या करिए कि आप यहाँ से ऐसे गिनती लिखिए, नॉर्मल नॉर्मल गिनती, मतलब यहाँ से लिखना चालू कर दीजिए। इस ट्रिक को सीख लेना। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। वैसे बुक में 8 तक नहीं पहुंचा रखा, पर आप अपने लिए सोचो कि हमने लिख लिया। इसके बाद 4 पे और 5 पे ऐसे एरो बना लीजिए और इन्हें लास्ट तक लिखिए। लास्ट तक मतलब 4s 4p 4d 4f। इसी तरीके से 5s को लिखिए आप पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मतलब 5s 5p और 5f, है ना। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। 5s के बाद ये इस तरीके से आना है, 5p आएगा, 5d आएगा, 5f आएगा। इसके बाद एक एक कम करने लग, कम मतलब 6s का 6p और 6d, देखो एक कम कर दिया, फिर एक कम और करो, 7s के बाद 7p, एक एक कम कर दिया। इसी तरीके से ऊपर से भी एक एक की कमी लाओ, 3 के बाद 3p 3d, यहाँ पे तो 4f तक पहुंचे, तो अब हमने एक कम करके 3d लिखा। ऊपर भी कमी लाइए, तो 2s के बाद 2p। तो ये मैंने इन जर्नल यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। यहाँ तक अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, यही कलाकारी है बेटा। 1s से उठाना है ऐसे, और बच्चे क्या करते हैं, इसे बनाते टाइम गलती क्या करते हैं कि यहाँ से उठा के इसमें ऐसे मिला देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं मिलाना है, इसे पीछे लेके जाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है, पीछे से मिलाना है। पीछे से मिलाया 2s को, फिर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे मिला देते हैं। नहीं, 3s में नहीं मिलाना है, इसे पीछे से इसे पीछे लेके जाना है, पीछे 2p पे ऐसे। यानी आगे से तो मिलाना ही नहीं है, इसे हमेशा पीछे ले जाइए लाइन को, और तब आगे की तरफ से लाइए। जिस बच्चे ने इसे आगे मिक्स कर दी तो उसका गड़बड़ हो जाएगा। जब भी ये फ्रंट पे आएगी, यहाँ पे ये कर देते हैं बच्चे गलती, ये 6s में इसे मिला देते हैं। नहीं, जब भी ये फ्रंट पर आएगा तो इसे घुमा के पीछे की तरफ ले जाइए, तो ये डायग्राम बहुत आसानी से आपका यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से ये डायग्राम बेटा आपका 7s, ये ऐसे, ये यहाँ तक आपका चला गया। बुक में 8s नहीं दे रखा है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे यहाँ पर मिटा भी सकते हो, क्योंकि 8s तक तो कभी कहाँ नहीं जाती है, 7p तक ही नहीं जा पाएगी आपकी ठीक से, उससे पहले ही सारे एटम के इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ऐसे एरो बना सकते हैं अपनी समझ के लिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर, यानी ये ऐसे चल रहा है बस, जैसे मेरा पेन चल रहा है ना, इस तरीके से चलना है ये, आप इसका ध्यान रखें। ये जिस तरीके से हमारा पेन चल रहा है ना, ये ऐसे चलेगा बस, ठीक है। जैसे हमारा पेन चला था ना, ऐसे, ये तरीका है इसे फ्लो को समझने का। तो ये बिल्कुल सेम यहाँ पर बना रखा है, आपको ये याद करना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल सा तरीका आपको बता दिया है, आप वीडियो को चेक करके इसे दोबारा से देख लेना। अब करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है उस पर आ जाते हैं। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आप सबसे पहले याद रखो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो हमारा एस होता है, एस सब शेल होती है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो पी सब शेल होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो डी सब शेल है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट में थोड़ा ठीक करके लिख देता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
और जो F सब शेल है उसके अंदर हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सिखा रहा हूँ, बराबर में डायग्राम है ही हमारा, ये लगातार हमारी मदद करता रहेगा। एग्जाम में कुछ बच्चे से पहले बना भी लेते हैं, जाते ही पहले से ही बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ आसान एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने सोडियम को लिया, तो सोडियम का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। वो पुराना वाला 288 वाला भूल जाना, अब ऐसे लिखना है। तो जैसे सोडियम है तो पहले 1s आया, तो 1s को लिखिए। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो मैक्सिमम 2 लिख दीजिए। अब 1s के बाद घूम के हम कहाँ पर पहुंचे, 2s पर पहुंचे, तो 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो 2 लिख दीजिए। फिर आके घूम के पहुंचे हम 2p के पास, तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिल कर दीजिए। उसके बाद आए 3s के ऊपर, तो 3s में 2 आ सकते हैं, पर एक बार हम गिन के देख लेते हैं, 6, 2, 10, 12, पर हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन 11 ही है। तो आपको क्या करना है कि जितनी कमी है वो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में से डिटेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे बचा 1, तो ये आया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम एटम का, ठीक है ना। उसके बाद मान लो कि चलो मैंने क्लोरीन को लिया, क्लोरीन 17, उसी तरीके से यहाँ से ले लीजिए, 1s लिया, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद कौन आया, 3s, 2 भर दीजिए। और 3s के बाद देखो घूम के कौन आया, पीछे की तरफ से आया 3p। अब एक सेकंड के लिए हम काउंट कर लेते हैं, तो 6, 2, 8, 10 और 2, 12। अब यहाँ पर 6 आ सकते हैं, पर बचे हुए 5 ही है। तो आपको क्या करना है, इसमें लास्ट में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो अगर मैं 6 भर दूं तो 18 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो आप लास्ट वाले ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर दीजिए और ये हो जाएगा 3p5। नेक्स्ट हम Mn का एग्जाम्पल लेते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना, ज्यादातर इन्हीं से पहले हमारे पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो 25 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो 3p6 तक हम पहुंचे। तो देखो 3p के बाद हमारा आया 4s, तो हमें 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरना पड़ेगा। तो हमने लिखा 4s2, 2 भरे जा सकते हैं। फिर आगे घूम के आया 3d, आगे घूम के क्या आया 3d, तो काउंट कर लेते हैं हम, तो कितना हुआ, 10, 2, 12 और 6, 16 और 2, 20 और 2, 22, नहीं काउंट करें, 4, 10, 12 और 6, 18 और 2, 20, 20 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 5 बचे हुए हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे 5। पर बेटा इसके हिसाब से हमने इसे इस तरीके से लिखा 4s2 3d5। पर यहाँ पे एक बात नोट करनी है आपको, जो 4 नंबर शेल है वो आउटर शेल है और 3 नंबर शेल है वो इनर शेल है। वो बात अलग है कि n+l रूल की वजह से 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा गया है और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में भरा गया। पर अगर ऐसे लिखने का नंबर आएगा तो आपको इस तरीके से लिखना चाहिए इसे, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d को आप पहले ही लिखिए, 3d5, 4s2। ये मैंने इसलिए आपको लिख के दिखाया ताकि आपको ये बात क्लियर रहे कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो हमें किस तरीके से करनी है। ये एक्चुअल है इसका, ये बेटा क्या है, एक्चुअल है। अब यहाँ पर एक बात आपके माइंड में आ रही होगी कि 4s भाई 3p के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि 3d आना चाहिए, ये 4s बीच में कहाँ से टपक आया। तो बेटा इस 4s के टपकने का कारण है n+l रूल। कैसे, अब जैसे कि मैंने लिखा, एक जगह मैंने 4s लिख दिया और एक जगह मैंने 3d लिख दिया, मुझे ऐसा लगता है कि 3p के बाद 3d आना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसके लिए मैं n+l लिखता हूँ और इसके लिए मैं n+l लिखता हूँ। n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए n+l की वैल्यू आई 4। अब मैं 3d के लिए चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू d के लिए होती है 2, तो आया 5। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू क्या है, मोर है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इस ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोर एनर्जी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे 4s की जो n+l वैल्यू है वो 4 ही आई, तो इसीलिए ये लो एनर्जी का ऑर्बिटल बना। और 3d के लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा आई, तो इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी का ऑर्बिटल बना। इसीलिए 3d को यहाँ पर इन्होंने पहले लिख दिया है क्योंकि इसकी लो एनर्जी है, और 3d को बाद में 4s को पहले लिख दिया है क्योंकि इसकी लो एनर्जी है, और 3d को बाद में लिखा क्योंकि इसकी एनर्जी बेटा हाई है।
बात समझ में आया। पर बेटा लो एनर्जी और हाई एनर्जी होने का केवल इतना ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाले में आ जाएगा और बाद में वो हाई एनर्जी वाले में जाएगा। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो बाहर वाली शेल है 4 नंबर वो अंदर आ गई, ये बिल्कुल नहीं है। इसे देख के ऐसा लगता है कि शेल अंदर आ गई है। हाँ, एनर्जी 4s की कम मिली तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, पर 4 नंबर अभी भी बाहर ही बनी हुई है, इसलिए इसे हमने बाहर ही लिखा है। ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर मैं आपको काम की बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत कमाल की बात है। अगर मान लो कि आ गया Mn+2, आया Mn+2, तो Mn+2 में बेटा क्या है, लिखिए इसी तरीके से बढ़िए। देखिए +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आयन दे रखा है उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पूरा का पूरा पहले। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, ऐसे पूरा का पूरा लिखिए। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो याद रखना जो वो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो आप सोचोगे जी 3d में बाद में भरा गया था और 4s में बाद में भरा गया था, ठीक है ना। सॉरी, 4s में पहले भरा गया था, 3d में बाद में भरा गया था यहाँ पे। तो जब निकलने का नंबर आएगा तो आपके माइंड में एक बात आ सकती है कि 3d से हम निकाल दें। नहीं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आउटर शेल के हिसाब से निकलेगा। किसके हिसाब से निकलेगा, आउटर शेल के हिसाब से निकलेगा, और आउटर शेल है 4। तो +2 का मतलब यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 4s0। आप चाहो तो 4s को मत लिखो, और अब मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ गया Mn+3 का, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। पहले पूरा का पूरा लिख लो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले तो 2 यहाँ से निकालो। चलो निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पर हमें निकालने कितने हैं बेटा, हमें निकालने हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपको 3d में से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ये बच जाएगा 3d3। तो +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3d3 नहीं बेटा, ये क्या था, 4 बचेगा भाई। 2 तो 4s में से चले गए, एक 3d में से चले जाएगा, पहले 5 थे तो ये बचेगा 3d4। तो ये आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा था कि आप ये वाला लिखिए। इसे लिखने से पता क्या होता है फायदा, अगर हमें आयन का लिखना पड़े तो हम कंफ्यूज नहीं होते, सीधा बाहर वाली में से निकाल देते हैं, 4s में से फिर 3d में से। अगर आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो कि आपने ऐसी हैबिट बना ली कि नहीं हम तो ऐसा लिखेंगे, तो बेटा उसमें गलती, एक तो ये इस वजह से गलती है कि ये बाहर वाली शेल अंदर लिख दी, और दूसरी बात इस तरीके से इसमें गड़बड़ आएगी कि आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हो कि पता चला जल्दी में आपने क्या करा, +2 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते क्या बन जाएगा 3d3, और 3d3 थोड़ा ही होना है Mn+2 का, तो उस स्थिति में आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, अदरवाइज आपके आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो सकते हैं। इसी तरीके से बेटा अगर मैं एनायन ले लूँ, तो जैसे मान लो कि मैंने फ्लोरीन ले रखा है, 9 है, तो यही रूल लगाइए, 1s2, 2s2, अब 2p में देख लेते हैं 4, और कितना आएगा 2p में 5 आएगा। अगर मैं इसका एनायन बना दूं, यानी मैं इसके ऊपर -1 लगा दूं, -1 ही होता है फ्लोरीन के ऊपर, तो माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और ऐड होगा वो आउटर शेल में। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या एडिशन आउटर शेल के ऊपर डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो n+l या अफबाउ प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आउटर शेल में ऐड कर दीजिए 1s2, 2s2, और एक ऐड होके आ जाएगा 2p6। तो ध्यान रखना जब भी माइनस होगा, add the electron in outer shell, है ना। आउटर शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर प्लस है देन रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ऑर्बिटल्स ऑफ outer shells in case of filling follow Aufbau और n+l रूल, ठीक है। इन केस ऑफ फिलिंग आप n+l रूल को फॉलो कीजिए, वहां पे ऑर्बिटल्स मत देखिए कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो Aufbau बताएगा।
पर अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की या निकालने की बात आएगी, फिर आउटर शेल में से एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा, ये पूरा हो जाता है इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद हम अगले रूल पर, पाउली पर आगे बढ़ेंगे।